में दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीर आई कहाँ से। ये तस्वीर वहाँ से आई है और मेरी इतलात के मुताबिक ये तस्वीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। इलेक्शन कल 8 फरवरी को होंगे, लेकिन इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। तहरीक इंसाफ ने आखिरी कोशिश की कि किसी तरह से फॉर्म 33 जो है उस पर तहरीक इंसाफ का निशान हो, बल्ले का निशान हो, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का पता लगे कि ये पीटीआई से बिलोंग करता है बंदा, चाहे वो आज़ादाना हैसियत में लड़ रहा है, चाहे उसका कोई भी निशान है, लेकिन ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और इस कोशिश के लिए सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। इसके बावजूद जब एक फैसला आया हुआ है, इसके बावजूद जब तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान छीन लिया गया है, सलमान अकरम राजा का इलेक्शन कमीशन जाना मेरा ख्याल से आखिरी वो कोशिश थी जिसके तहत अगर कोई रिलीफ मिल जाता तो काफ़ी हद तक जो है डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। बेसिकली सलमान अकरम राजा ने ये दरख्वास्त की थी कि आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार बेशक हों, उनका इंतखाबी निशान कुछ भी हो, लेकिन बैलेट पेपर में ये वाजे हो कि ये जो है तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपील पर क्या फैसला किया है, वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कल जो 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है, इस पर मेजर डेंट जो तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया है वो किसकी जानिब से पहुंचाया गया है। बड़े स्टेक होल्डर नज़र आते हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं, कुछ हमारे सामने भी हैं और कुछ का नाम भी नहीं हम ले सकते। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। साथ कल के हवाले से क्या इंटरनेट डिस्टर्ब होगा या नहीं, अब बहुत सारी खबरें आ रही थी, उसके हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है और फिर अब एक डिसीजन ले लिया गया, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एक न्यूज़ एंकर को जो है प्रोग्राम एंकर इलेक्शन से कबल उठा लिया गया, वो कौन से एंकर हैं वो भी आपको बताएंगे, किन लोगों ने उठाया है ये भी बता देंगे आपको। और फिर हम आज के जो मामला है कि ये पोस्ट इलेक्शन मामला किस तरफ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस आएंगे, क्या कुछ होगा, धांधली किस तरह से होती है, इस पर भी नजर डालेंगे। वसीम, सबसे पहले बड़ा रेलेवेंट आज सलमान अकरम राजा की आखिरी कोशिश थी। बेसिकली दिस वाज अ एफर्ट टू सेव पीटीआई, जो कैंडिडेट्स हैं उनको, कि किसी तरह लोगों को पता हो कि यार ये पीटीआई का बंदा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम ये देख रहे हैं कि लोगों को नहीं मालूम, कैंपेन करने नहीं दी आपने, उम्मीदवार आपने उठा लिए, कागजात नामजदगी छीन लिए गए थे, फिर भी जो कोर्ट से रिलीफ मिला, जो लोग लड़ रहे हैं उनको फिर निशान आपने ऐसे दिए कि किसी को गधे का निशान दे दिया, किसी को पैराशूट, किसी को बूट का निशान दे दिया। उसके बाद आखिरी कोशिश जो की गई वो ये की गई, सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन गए, उसका फैसला आया, वो फैसला क्विकली आप बता दें और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं उस पर। देखिए, सबसे पहले तो जिस रोज़ 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, तो उसके बाद जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इंतहाई अहम नोयत का मामला था। गुज़श्ता रोज़ रिव्यू पिटीशन उस बल्ले के निशान से मुतल्लिक दायर की गई, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई, मगर मैं ये समझता हूँ कि उस रिव्यू पिटीशन से भी ज़्यादा अहम मामला ये था। और अगर ये मामला जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी तस्हीह बुनियादी तौर पर जो फॉर्म 33 है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें चाह रहे थे, तो अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में फातेह बनकर उभरना था उसने। ये मामला कुछ यूं हुआ कि बुनियादी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने अपने वकील सुमैर खोसा और अबू ज़र सलमान न्याजी के तवसुत से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने इंतखाबी निशान से महरूम है, मगर हम एक सियासी जमात के तौर पर आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, और उस वजह से जब हमने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, हमने अपनी पार्टी से वाबस्तगी भी जमा करवाई, हमने बाद में अपनी पार्टी की जानिब से जो टिकट्स दिए गए वो भी जमा करवाए। तो चाहे आप हमसे इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं, मगर फॉर्म 33 में दुरुस्तगी करके जहां हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार लिखा हुआ है, वहां आप हमारा जो सिंबल है वो चाहे वो कोई भी रख लें, आज़ाद हैसियत, लेकिन ये बताएं कि पीटीआई वहाँ, लेकिन ये वाबस्तगी पीटीआई से हो। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वो मामला सुना, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा। जब वो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया, गुज़श्ता हफ्ते उसकी समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी, तो उससे तो अभी तक वो जजमेंट रिजर्व है, ये शायद आज में ही सुना दी जाए, या सुना दी गई है, सुना दी गई है। तो जो उनकी उस दिन की ऑब्जर्वेशन थी, तो उसी से ही मुझे ये आइडिया हो गया था कि कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो खैर आज रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लाहौर हाई कोर्ट का वो जो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था,
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। देखिए ये बड़ी टाइमली दरखास्त दायर की गई थी, ये जुम्मे के रोज़ गुज़श्ता हफ्ता जो जुम्मे का दिन गुजरा है उस रोज़ दरखास्त दायर की गई थी, यानी इलेक्शन से अभी 5 से 6 रोज़ बाकी थे। और फिर हमने देखा कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज़ भी एक 3 रुकनी बेंच मुयस्सर था, यानी लाहौर हाई कोर्ट का अगर 2 रुकनी बेंच है तो 3 रुकनी बेंच ये केस सुन सकता था, लेकिन नहीं सुना गया। आज आखिरी दिन गुजर गया। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो देखिए कि मुझे तो पहले दिन ही बुनियादी तौर पर अगर आप मेरी राय सुने तो ना तो मुझे लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ की तवक्को थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, ना मुझे इलेक्शन कमीशन से थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त दायर की गई तो मैं बिल्कुल इस हवाले से क्लियर था, मैंने अपनी राय का इजहार खुलकर किया कि ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 33 में उनकी वाबस्तगी का इजहार कर देते हैं तो फिर आपने दैट जो मींस नो डिफरेंस, पर बल्ला छीन लें उसका असर कोई नहीं रहता। ऐसा ही है, और जो आपने पिछली पूरी एक एक्सरसाइज की थी वो खत्म हो जाएगी। हाँ। उसके बाद क्या होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पर डिफेक्शन क्लास भी लगती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद वो ये भी होता कि जब एक पार्टी से रजिस्टर थे तो फिर आपको मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती, फिर आप अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में भी आ जाते। तो इस वक्त तो आपने सुना होगा, आपके पास इतला ज़्यादा होंगी कि बहुत सारी बातें होने लग गई हैं कि इतने नंबर हैं, ये KPK से खटक की जमात में जा रहे हैं, इतने नंबर हैं, ये तरीन साहब की जमात में जा रहे हैं। तो बहरहाल बड़ा ही अहम मामला था और आज आखिरी दिन गुजर गया, अदालत उज़्मा उठ गई, मगर ये समाअत नहीं हो सकी। अजीम, कल इमरान खान साहब की तस्वीर लीक होने का मामला, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है वो किस वजह से हुई है, किसने की है, उसका बेनिफिट किसको जाएगा? वसीम मलिक के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो तस्वीर किसने लीक किया है। वसीम मलिक कल आउट ऑफ नोवेयर, जबकि हम देख रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है कोई तस्वीर उनकी मंजर आम पर नहीं आई थी। लोग बड़ा कह रहे थे कि इमरान खान साहब को देखा जाना चाहिए, मुर्शद का दीदार करा दें जो तहरीक इंसाफ के अरकान है, लेकिन वहाँ पे इतनी सख्ती होती थी जेल के अंदर कि किसी को इवन बॉल पॉइंट लेके जाने की भी जो इजाज़त होती थी वो भी बड़ा देख कर छानबीन करके होती थी। तो ये एकदम से तस्वीर कैसे लीक हो गई यार? देखिए तस्वीर जो लीक हुई उसके बाद बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई। वो एक पूरा एक मकसद था कि 5 अगस्त के बाद किसी सूरत भी एक साबिक वज़ीर आज़म का एक झलक भी उनके लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद होगा जब वो अटक से अडयाला शिफ्ट हो रहे थे तो उस दौरान भी एक जो वीडियो थी वो एक तस्वीर थी वो सामने आई थी और वो बैठे हुए थे एक पुलिस एहलकार बिल्कुल सर। उसके बाद उस पुलिस एहलकार के साथ क्या हुआ वो भी एक खैर अलग कहानी है, मगर इसके बाद अब ये हुआ कि ये तस्वीर है तो जेल के अंदर, और आप इसमें देख रहे हैं कि पीछे इमरान खान के वकील हैं अबूजर सलमान, वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो उनके मुताबिक उन्हें भी याद नहीं है कि ये तस्वीर कब की है, लेकिन ये अडयाला जेल की है। जो लोग वहाँ जाते हैं वो भी उस जगह को पहचान सकते हैं कि वो जेल कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल और अदालत जो बनाई गई है। लेकिन अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीर आई कहाँ से। ये तस्वीर शहजाद अकबर साहब जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर दाखिला भी रहे हैं, ये तस्वीर वहाँ से आई है। और मेरी इतलात के मुताबिक ये तस्वीर काफ़ी अरसा पहले यानी 1 से 1.5 हफ्ता कबल उन तक पहुँच गई थी, मगर उन्होंने ये होते हैं ना टैक्टिस टाइमिंग के, और इस हवाले से इलेक्शन भी इलेक्शन से पहले जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज जा रहा है कि इमरान खान मजबूत हैं, वो डटे हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है और वो अभी तक टफ टाइम दे रहे हैं, कोई डील में नहीं। एग्जैक्टली तो कल वो तस्वीर उनकी जानिब से वो सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपलोड की गई, और ये तस्वीर ना तो किसी वकील ने बनाई, ये तस्वीर ना तो किसी कानूनी टीम के रहनुमा ने बनाई, ये तस्वीर ना ही किसी जो सहाफ़ी है उसकी जानिब से बनाई गई है। ये जेल इंतज़ामिया में से ये तस्वीर बनाई गई है, और ये जेल इंतज़ामिया के बनाने के बाद शहजाद अकबर साहब को भेजी गई है। और गुज़श्ता रात बहुत सी जगहों पे CCTV फुटेज भी पिछले 1 महीने की खंगाली गई है कि ये हुआ क्या है, जो परेशानी। अच्छा, जो ऑडियो लीक हुई है, मेरा अपना उसमें जो ज़ाती ख्याल है, तज्ज़िया है, वो ये है कि वो तो बेसिकली इट्स अ पर्पस टू मलाइन इमरान खान ना, और उसमें देख रहे हैं जो उनकी वो पर्पसफुल है, उसका पर्पज़ ये था कि ये से इंतखाबात से पहले लीक की जाए, क्योंकि उसमें एक रिलेशनशिप की बात हो रही है जो कि बड़ा प्राइवेट रिलेशनशिप है इमरान खान साहब का बुशरा बीबी से, और फिर जो उसमें थर्ड पर्सनैलिटी हैं वो ख़ावर मानिका साहब हैं जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो ज़ाती नोयत का इल्ज़ाम है कि आपने शादी से पहले ताल्लुकात थे और वो मालिश करती थी। तो वो बेसिकली पर्पज़ ये था कि इलेक्शन से पहले उनको किसी तरह से मलाइन किया जाए। आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए उल्टा पड़ गया है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे मशवरे या ऐसे एडवाइज़र कौन है कि जिनके कहने पे ये सब कुछ किया जाता है। अगर आपको वो ऑडियो कहाँ से जारी की गई है वो जानना है ना, सोशल मीडिया पे बिलखसूस एक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके सबसे पहले उन अकाउंट्स को देखिए कि वो कौन से अकाउंट्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पोस्ट की, पहले ट्वीट किया, तो आपको उसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से आई। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक था। और फिर दिलचस्प बात देखिए,
कल के रोज़ पहले ऑडियो आती है, ऑडियो के बाद फिर एक तस्वीर सामने आती है। आज आप इस वक्त जो हमारे रियासती ओहदेदार बैठे हैं उनसे पूछेंगे ना, वो बड़ा गुस्से हैं। वो कहते हैं जी कि हम तहकीकात कर रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं कि तस्वीर कहाँ से आई है। हम तहकीकात भी कर रहे हैं और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि गुज़श्ता रात मुतअद्दिद जगहों पे, काफ़ी अहम नौइयत की जगहों पे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जी हम वो जो ऑडियो जारी की गई उसकी भी तहकीकात करते नज़र आएंगे या आपको कहते नज़र आएंगे। अगर आप ये कहें कि एक इस इलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर है तहरीक इंसाफ को वाइप आउट करने का, तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो फैसला है जिसके तहत बल्ला उनसे छीन लिया गया। उसके बाद फिर कैंपेनिंग का एक फैक्टर आता है कि कैंपेन नहीं करने दी गई। जो इलेक्शंस में धांधली होती है, इस हवाले से हम आपको बता दें, देखें इससे कबल इलेक्शन जो है वो RO यानी जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो कराते रहे हैं। ये इलेक्शन इस टाइम हो रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू, और वो इलेक्शंस जो आप देख रहे हैं इनमें धांधली के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। एक तो फॉर्म 45 को चेंज कर देना सिरे से ही, और फिर बैलेट बॉक्सेस की तब्दीली का मामला। RO's इलेक्शन में भी ये हुआ था कि इमरान खान साहब ने 2013 में जब RO इलेक्शन चैलेंज किया था तो 4 हलके खोले गए थे, जिनमें गालिबन 2 हलकों पे दोबारा इलेक्शंस भी हुए थे। तो एक मामला बड़ा क्लियर है कि 2 तरीके से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हो सकती है, और वो तरीके ये हैं कि एक तो बैलेट बॉक्सेस तब्दील कर दिए जाएँ, दूसरा ये है कि फॉर्म 45 तब्दील कर दिया जाए, और उसके ज़रिए जो है ये धांधली अमल में लाई जा सकती है। लेकिन सारा डिपेंड इस पे करता है कि वोटर्स टर्न आउट कितना होगा। अगर वोटर्स टर्न आउट ज़्यादा होता है, बड़ी तादाद में लोग निकल के आते हैं, वोट देते हैं, तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये एक आम तौर पे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते नहीं हैं, तो ये एक ख़ास सर्कमस्टांसेस में बड़ा मुश्किल हो जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट करना, और इन ख़ास सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए फिर गलतियां भी की जाती हैं जो कि अदालतों से पकड़ी जाती हैं। तो लिहाजा तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी इलेक्शन डे मैनेजमेंट पे और इलेक्शन डे टर्न आउट पे। तो इसी वजह से अगर लोग ज़्यादा निकल कर वोट करेंगे, वहाँ पे हिफाजत पोलिंग एजेंट्स करेंगे, रिजल्ट्स लेकर सामने निकलेंगे, फॉर्म 45 जो दिया जाएगा वो बाद में तब्दील नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आपने पोलिंग डे को कुछ ना कुछ हद तक सिक्योर किया है। लेकिन पाकिस्तान के माहौल में जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन से कबल जब प्री पोल का मामला था तब इतना खुलकर चीज़ें की गई, फिर इसके बाद अदालतों से ऐसे फैसले आए, तो ये बात तो यकीनी है कि मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है या पोस्ट पोल जो है मैनेजमेंट, वो तकरीबन कहीं ना कहीं से हमें होती नज़र आएगी। और एक बात बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं आने देना जितनी स्ट्रेंथ राइट नाउ उनकी बनती है। और उनकी कितनी स्ट्रेंथ बनती है, ये G6 में जब मैं कल गया तो मैं देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून का कैंप जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, और जो है दूसरी साइड यानी PTI की साइड पे शुएब शाहीन साहब का कैंप जो है उसमें बहुत ज़्यादा रश मौजूद है। मुख्तलिफ जलसे जुलूस मुस्लिम लीग नून ने भी किए हैं। ये बात गलत होगी अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है बिल्कुल सिरे से वाइप आउट हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की भी तादाद मौजूद है जो कि इलेक्शन में वोट करेगी। लेकिन अगर इस तमाम मैनेजमेंट के बावजूद मुस्लिम लीग नून अगर ज़्यादा सीटें लेने पे, मतलब जो मैनेजमेंट की गई है इससे उनकी 150 तकरीबन सीटें होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो मेरे ख्याल से ये बहुत शर्मनाक हालत है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक हालत हो नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम जनरल तौर पे तासुर भी ये है, फ़ज़ा भी ये है कि तमाम चीज़ें मुस्लिम लीग नून के हक़ में जा रही हैं, तमाम मैनेजमेंट उनके हक़ में जा रही है। और अब ये देखना है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट क्या होंगे। जो आखिरी कोशिश की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो जो है नाकाम हो गई, और सलमान अकरम राजा की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है। इस तमाम मामले में बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे क्या इंटरनेट अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर जो है कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से, और उसमें कहा कि इंटरनेट जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। कल देखते हैं कि कल के दिन में इंटरनेट चलता है या नहीं, क्योंकि लोग इसको बड़ा क्लोजली लिंक कर रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कहीं पे भी कोई धांधली कोई वाकया होता है फ़ौरन से पहले ट्विटर पे वीडियो आ जाती है, वो फिर इलेक्ट्रॉनिक टीवी का भी एजेंडा बन जाता है। लेकिन जो अब तक हमारे सामने इतलात आई हैं, इसमें जो इंटरनेट है उसकी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। एक और बड़ा बुनियादी सा मामला है, वो बोल न्यूज़ के एक एंकर पर्सन है सलमान मिर्ज़ा साहब।
वालिद के इकलौते बेटे, उनके वालिद गालिबन बीमार भी हैं, उनको कल रात जो है सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद उठा कर ले गए। काफ़ी ज़्यादा वो वीडियोस करते थे अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। उनकी वीडियो सबब बन सकते हैं, उनका कंटेंट सबब बन सकता है, लेकिन आजकल जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि इन हालात में जो है एक घुटन की फ़ज़ा है, और जो कोई भी बोलता है, खुलकर बोलता है, उसको ये फेस करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये तमाम मामलात हैं कि जो इलेक्शन से कबल हमें शहर इक़्तिदार में नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज आखिरी दिन गुजर गया है। तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दरकार था वो रिलीफ यहाँ से नहीं मिला है। हम आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट मौजूद रहे कि आपको बता सकें कि कोई ऐसी जैसे नज़रसानी अपील दायर हुई थी या तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी चीज़ जिससे हम ये कह सकें कि उनको रिलीफ मिल जाए, वो दरख्वास्त लगा दी जाए। 3 रुकनी बेंच अवेलेबल था, लेकिन ऐसा मामला कुछ भी नहीं हुआ है। अब कल इलेक्शन डे है, कल जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश थी कि ये जो आज के दिन की डेवलपमेंट है आपको सम अप कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धांधली में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो टर्न आउट, और दूसरा जो है पोलिंग एजेंट्स जो हैं बड़ी अहमियत रखते हैं, तो लिहाजा सियासी जमातों को इन पर फोकस करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतने। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। भाई 2 मिनट ये ले जाओ, आप इधर ही